बात सही है या गलत है, और सहज रहने का प्रयास करते हो। फिर पता है क्या होता है सोनाली, आपकी अति सहजता आपके लिए खतरनाक बन जाती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सामने वाला फायदा ले लेता है ना, या वो आपको बिल्कुल कमतर समझ लेता है, कमजोर समझ लेता है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर वो आपको एक कहते हैं ना कि एक अजीब सा व्यवहार आपके साथ करता है, जबकि आप ऐसे होते नहीं है ना। तो वो कई बार दुख होता है कि आपकी अच्छाई आपके लिए मुसीबत बन जाती है ना, और बुरे हम बन नहीं पाते। तो चलिए आज की विषय बता दें। जी बिल्कुल बताते हैं। हम तो अपनी तारीफ करने लगे, श्रोता कहेंगे कि देखो दोनों सखियां अपने गुणों का बखान कर रही हैं। और भूल ही गई, हमें तो भूल ही गई कह रहे होंगे ना। तो आज का विषय है, बहुत ज्वलंत विषय है, विवाह जो आजकल चल रहा है, कि गुण देखिए या बड़ा पैकेज। थोड़ा बताइए हमारे श्रोता क्या लिखे इस विषय पर। ये देखिए कि आजकल जो है ना कि मैट्रिमोनियल साइट पे से शादियां तय होती हैं, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि लड़के का पैकेज कितना है, या लड़कियों का भी पैकेज देखा जाता है, कितना कमाते हैं, उनकी अर्निंग कितनी है, और उसके साथ साथ उनकी घर की परिस्थिति कैसी है, कि कितने घर हैं, कितनी खेती बाड़ी है, क्या है, माता पिता क्या कमाते हैं, क्या नहीं, ये सब देखा जाता है। और फिर बाद में देखा जाता है कि उसमें कितने गुण हैं, वो सिंगर है या डांसर है, या फिर उसका स्वभाव कैसा है, ये बाद में देखा जाता है। तो आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि गुण बड़ा होना चाहिए या फिर पैकेज बड़ा होना चाहिए, यानी पैसा ही सब कुछ है, या फिर गुणों को भी हमें महत्व देना चाहिए? नहीं, गुणों को ही महत्व देना चाहिए। देखिए पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैकेज के आधार पर शादी करते हैं और जब बाद में आपकी बनती नहीं है, तो फिर क्या होता है, टकराहट होती है। वही तो पैसा आपको हर वक्त सुख नहीं दे सकता, सच में। आपके गुण, आपके विचार एक दूसरे को सुख दे सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन इतना महत्वपूर्ण जीवन है जहाँ आपको कितना त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसे में आपके गुण ही ज्यादा काम आते हैं। पैसा तो फिर है ही, वो तो रोजी रोटी के लिए जरूरी है, पेट पालने के लिए तो पैसा जरूरी है। पर आपने सिर्फ ये देखा कि भाई करोड़ों का पैकेज है, लाखों का पैकेज है, तो आपने हाँ भर दी। खासतौर से लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि भाई लड़का ऐसा मिल जाए जिसके पास सब बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, महंगी गाड़ी हो, काल्पनिक जीवन जीने लग जाती है कि सपनों का राजकुमार जो कभी कहा जाता था। जबकि क्या होता है सोनाली, जब हम वर्तमान जीवन में आते हैं, जो रियल जीवन है, वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ होती हैं मुसीबतें, परेशानियां, है ना, दिक्कतें होती हैं। फिर जब संतान होती है, बच्चे होते हैं, तो और बढ़ती है वो सब दिक्कतें। उसकी पढ़ाई का खर्च है, जिंदगी का खर्च है, माता पिता की सेवा है, घर देखना है, पति देखना है। तो एक स्त्री के जीवन में तो बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और पुरुष के साथ भी ये समस्या आती है कि उसे कमाने के लिए जाना पड़ता है, घर को संभालना है, तो उसके लिए वो रात दिन मेहनत करता है। तो इसलिए हम श्रोता से चाहते हैं, श्रोता लोगों से, कि वो लिखें अपने विचार कि आपकी नजर में विवाह में गुण ज्यादा देखें या पैसा। और मुझे कुछ कहना है, ये श्रोताओं का सेगमेंट है, इसमें ये जो है श्रोता अपने दिल की बात लिखते हैं इसमें। तो थूकने की गंदी आदत, ये कैसे परेशान है आप लोग, बहुत गंदी आदत है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स भी लिखे हैं मंदाकिनी जी। और पर्यटन का भी दिन है आज। तो आज हम सिंधुदुर्ग की सैर करवाएंगे। अरे वाह, क्या बात है सोनाली, तुमने तो मन खुश कर दिया है, इतनी खूबसूरत जगह लेकर जाने वाली हो। तो खूबसूरत सा गाना सुनिए। हिंदी धारावाहिक, भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं, तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए। और मैं ऐसी ही कहानियाँ लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी 6 मार्च को इनसे मिलिए कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? गुड़ नहीं किया पैकेज। बड़ा पैकेज। अच्छा, यानी अभी तक वहीं घूम रही हो? वहीं घूम रहे हैं। गाना चल रहा था और मन में विचार मंथन चल रहे थे, है ना? देखे या पैकेज, है ना? अच्छा, तुमने जब शादी की थी तो क्या देखा था अपने पति में? गुण देखा था या एक मोटी खासी रकम देखी थी? उस वक्त पैकेज ये नाम ही पता नहीं था। जब शादी की थी उस वक्त ये अभी 10-15 वर्षों पहले का नाम है ये पैकेज। उस वक्त कहाँ था ये पैकेज वैकेज कि भाई लड़का अच्छा
रुपया कमाता हो, बस खाते पीते घर का हो, और बस स्वभाव अच्छा हो, और हमने जो काम किया है, हमने जो सीखा है, उसे हम आगे बढ़ने की हमें इजाजत दे, हमें साथ लेकर चले, बस यही इच्छा होती थी, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि विवाह में ये एक समस्या आती है आजकल। जब माता पिता लड़की के लिए वर देखते हैं या लड़के के लिए वधू देखते हैं, तो गुण देखते हैं या पैकेज देखते हैं, एक ज्वलंत विषय बन चुका है। तो बदलते परिवेश की अगर हम बात करें ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव नजर आ गए हैं। इसमें वैवाहिक जीवन अछूता नहीं रहा। पहले बड़े बुजुर्गों की पसंद से शादियां होती थी और तब इतनी समस्याएं नहीं थी, पर आजकल इतना सब देखकर परख कर विवाद करने के बाद भी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। यानी मंदाकिनी जी, ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में बिल्कुल भी समस्याएं नहीं थी। समस्याएं उस वक्त भी थी, पर उन समस्याओं का हम इतना बड़ा नहीं बनाते थे, उनका समाधान निकालते थे। हाँ ठीक है, चलो ऐसी परेशानी हो रही है, ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आपस में बोल चाल करके कि चलिए ऐसा कुछ रास्ता निकालते हैं कि इन समस्याओं से हमें निजात पा जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरा परिवार मिलकर उस समस्या का निराकरण करता था। ये व्यक्तिगत समस्या नहीं होती थी, पूरा परिवार, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, माता पिता, है ना, सब नानी दादी जो भी है आपके, अगर परिवार में सम्मिलित परिवार होता था, बड़ा परिवार, तो सब मिलकर उस समस्या का निदान करते थे। जी। और पहले हम स्वयं संपत्ति को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे, बस ये देखा जाता था कि परिवार खा पी कर सुखी है, जोड़ी एक दूसरे के अनुरूप है। पर आजकल तो गुणों से ज्यादा बड़े पैकेज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी गुण मिले ना मिले, पैकेज बड़ा होना चाहिए। फिर वो वर वधु, और वधुओं का भी पैकेज देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वर का ही देखा जाए, लड़कियां भी देखा जाता है कि लड़कियां कमा रही हैं कि नहीं कमा रही। कुछ लड़कों ने तो जिद पकड़ रखी है कि भाई लड़की अगर कमाएगी तभी मैं शादी करूंगा। और ऐसे भी नहीं कि कोई साधारण सी नौकरी वाली भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पर हो, दिखने में सुंदर हो, बहुत गोरी हो, दुबली हो, ये इतने सारे गुण है, और उसके साथ में वो कमाऊ भी हो, यानी बहुत अच्छे, और घर के सारे कामों में निपुण भी हो, है ना, घर के सारे काम कर कर वो नौकरी करने जाए, दिन भर मेहनत करे, और जब वापस लौटे तब भी घर के सारे काम करके परिवार को खुश रखे, तो वो फिर एक अच्छी लड़की मानी जाती है। हाँ, और पर ये क्या रिश्तों के मापदंड में सबसे भारी पलड़ा पैसे का होता है? ये सवाल बार बार जहन में आता है ना। हम अपने श्रोताओं से भी यही जानना चाहते हैं कि वो क्या समझते हैं कि रिश्तों के मापदंड में सबसे भारी पलड़ा पैसे का होता है, पैसा भारी पड़ जाता है या गुण, है ना। और क्या सिर्फ पैसे से हम खुशियों को खरीद सकते हैं? हमें लगता है कि हम पैसे वाले लड़के को ले आए हैं या लड़की को ले आए हैं तो हम ताउम्र खुश रहेंगे। ऐसा होता ना तो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी दुखी नहीं होते, पर ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान दुखी है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे से ही खुशियां खरीदी जा सकती है ना। हमारे साथी भी भर भर के लिख रहे हैं। एक साथी लिखते हैं, वैसे तो किसी भी आदमी में सबसे पहले गुण देखना चाहिए, पर शादी तय करते समय सभी लोग पैकेज ही देखते हैं। जब किसी लड़के का बायोडेटा आता है तो सबसे पहले पैकेज ही देखा जाता है, उसके बाद ही उसके घर परिवार की जानकारी ली जाती है। पर मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ कि लड़का भले ही कम पैसे कमाता हो, पर उसमें अच्छे गुण होने से जिंदगी अच्छे से कट जाती है। और एक श्रोता का लिखना है कि आज के समय में लड़के लड़कियों के विवाह करना भी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पैकेज न देखते हुए गुणों को देखने पर भी विवाह नहीं निभ पा रहे हैं, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, सहनशीलता आज के बच्चों में रही नहीं, जरा सी अनबन हुई नहीं कि तुम अपने घर में अपने घर, मोबाइल की पैठ हर जगह हो गई है, अतः विवाह निभने की कोई गारंटी नहीं रह गई। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। एक साथी लिखते हैं, गुण देखे या पैकेज, आज के समय में लड़के लड़कियों का विवाह करना भी माता पिता के लिए बहुत, ये पढ़ दिया शायद आपने ना, ये पढ़ दिया। ये आगे हमारे नहीं, आप पढ़िए, सही पढ़ रही हैं आप। माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पैकेज ना देखते हुए गुणों को देखने में भी नहीं पढ़ दिया आपने। अच्छा, चलिए, इससे पहले जो लिखा था वो ये था कि विवाह में गुण देखे या बड़ा पैकेज। इसका उत्तर है कि निसंदेह गुण देखा जाए। दिल का रिश्ता सबसे गुणों से ही मधुर और संतोषजनक बन जाता है, और गुण हो तो पर्याप्त धन कमाए भी जा सकता है। बुद्धिमत्ता, समझदारी, सहकार्य, समय सूचकता, सच्चा प्यार, ये सारे गुण भारी पैकेज पर भारी पड़ जाते हैं। पैसा चंचल है, आज है तो कल नहीं। पैसे से सब कुछ मिल जाता है लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। हमारे एक साथी लिखते हैं, विवाह गुण देखे या पैकेज, मेरे ख्याल से तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह मायने रखती है। सबसे पहले गुण देखना चाहिए, फिर वो चाहे वर हो या वधू, दोनों ही सलीकेदार होने चाहिए। उनके साथ उनका परिवार भी अच्छा होना चाहिए, उनमें भी गुण देखने की जरूरत है। परिवार से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले उस परिवार को ही देखने और समझने की जरूरत होती है। बाद में पैकेज पर जाना चाहिए, थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, पर अच्छे संस्कार गुण होना ज्यादा जरूरी है। हमारे बेटे या बेटी
के समकक्ष होना चाहिए। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि विवाह में गुण, वो तो आप बायोडेटा में नजर नहीं आता, सही मन से गुण देखे तो गुण नजर आता है। बड़ा पैकेज पर ध्यान टिका रहेगा तो गुण नहीं दिखता। बड़ा पैकेज डुबावना है, वो शिकारी के जाल के समान है, गए तो फंसे। आजकल समय अनुसार भौतिक चीजों पर न जाकर किसी के नैसर्गिक गुण के साथ उसे अपनाया जाए। भौतिक संसाधन तो देर से बेर जुट ही जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिनके हनीमून अमेरिका में या पेरिस में होता है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता होगा। बहुत सटीक बात लिखी है। हमारी साथी लिखते हैं, विवाह गुण देखकर करे या फिर पैसा मत देखिए। आप ये देखिए कि आपके जीवन साथी में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो गुण है या नहीं है। उसमें ये देखिए, गरीब अमीर को देखकर कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। ये बहुत मतलब गलत सोच है। आजकल के जमाने के हिसाब से आप ये देखिए कि वह आपसे काम भी है और आपके पास जितना पैसा है या पैकेज है मुझे कम है, लेकिन उस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है उसमें। वो गुण है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जी। वो कह रहे हैं कि लड़की में अगर गुण है तो आपके परिवार को वो संभाल सकती है, और अगर गुण नहीं है तो फिर ये पैसा और इनमें कुछ नहीं होता। मतलब प्यार दे सकता है अगर आप में गुण है तो, इज्जत दे सकता है, आपका मन मिल सकता है। इसलिए विवाह के समय पैसा नहीं, आपको अपने होने वाली पति या पत्नी के गुण देखने चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सटीक बातें लिखकर भेजी है, और सचमुच ये एक ज्वलंत समस्या है अभी की। तो इस विषय पर यानी चिंतन मनन करने की बहुत जरूरत है, और तभी तो जो है ना वैवाहिक जीवन है वो निभ पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, पैसा भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहते कि अगर लड़का कमाता नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि गुणवान तो है, ऐसा नहीं है। पैसा भी जरूरी है, पर पैसे को अति महत्व नहीं देना चाहिए। आप परिवार को देखिए, पहले देखा जाता था कि आपका खानदान कैसा है, और अगर आप अच्छे खानदान के हैं तो विश्वास कर लिया जाता था कि सब कुछ अच्छा होगा। तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और अब अच्छा होगा गाना सुन के। बिल्कुल। याद सताए तो कैसा होता है मन मन विचलित हो जाता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि हमें उसमें गुण दिखाई देते हैं जिसके प्रति हम ऐसा सोच रहे होते हैं। तो यानी गुणों की खान होनी चाहिए इंसान। जी। एक हमारे साथी लिखते हैं, विवाह में गुण देखने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। दरवाजे पर वर देखने वाले आए तो पहले पंडित जी को बुलाओ, देखते हैं गुण बैठ रहा है कि नहीं, शादी के बाद चलाया जाए। फिर अगर कहने के नाम से बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो वर कन्या की राशि का नाम मिलाकर देखो शायद बैठ जाए। अगर बैठ गया तो फिर लेन देन की भी बात हो जाए। अरे भाई, अकेला लड़का है, खेती भी 5 एकड़ है, घर द्वार भी चकाचक है, तो दहेज भी लगेगा। अभी बाबू बीए में पढ़ रहे तो क्या हुआ, उनके फूफा मंत्री जी से डायरेक्ट संबंध है तो नौकरी पक्की समझो। फिर तो 4 पहिया गाड़ी जरूरी है, और नकद में 5 लाख शादी का खर्चा, और लड़की का जेवर भी बनवा ले। अब बताइए, इतनी महंगी शादी में निश्चित ही नौकरी लग जाएगी। तो लेकिन आश्चर्य है कि ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। अपनी 2 लड़कियों की शादी में मैंने कमाई गवा दी। हाँ, संतोष है कि वे अच्छे घरों में हैं, लेकिन दोनों लड़कों की शादी दहेज न लेकर किया है, जिससे हमारी बहुएं समझदार मिली। क्या बात है, बहुत खूब, सैल्यूट है आपको, है ना, अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया है तो। और कुछ लिखते हैं हमारे श्रोता, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे। एक लिखते हैं कि तो देखिए, लिख रहे हैं कि शादी से पहले सभी में गुण ही गुण भरे होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो अवगुणों की भरमार हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा है कि जो शादी से पहले हमें दिखाई देता था वो शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है ना, कि भाई जो इतना गुणवान था या गुणवान थी जिसके पीछे हम पागल थे, और बाद में पता चलता है कि ये तो अवगुणों की खान है। एक हमारे साथी ने बड़ा लंबा सा मैसेज लिखा है कि विवाह गुण देखे या बड़ा पैकेज। भाई, विवाह अपने षोडश संस्कारों में से गणित प्रमुख एक संस्कार है, और नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत भी। इस दृष्टिकोण से गुण और मुहूर्त आदि प्रचलन दिन प्रतिदिन कम ही हो रहा है। फिर पैकेज भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके तहत आर्थिक आजादी है। अब इन दोनों के बीच चयन लोग अपने अपने परिस्थितियों से करते हैं, और ये सनातन धर्म वाले गुण और मुहूर्त देखेंगे, और जयमाला करवाने वाले प्राय पैकेज ही देखते हैं। फिर ऐसे ही मुद्दे पर एक फिल्म बना था, दुल्हा बिकता है, ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है। कहना है कि इस तरह की सटायर वाली फिल्म बनी है, दुल्हा बिकता है, और ये सब चीजें समाज में होती हैं। मतलब आज भी सब कुछ हो रहा है। हम जिक्र जरूर कर रहे हैं कि गुण देखना चाहिए, लेकिन भारी मोटी रकम देखी जाती है। दहेज रहित विवाह की परिकल्पना ही एक दृष्टिकोण से बेमानी सी लगती है, किंतु गुण और मुहूर्त देखने वाले सबसे पहले जो लड़की देखने जाते हैं उसी से ही शादी करते हैं, ताकि रिजेक्ट करके ईश्वरीय रचना को किसी भी प्रकार की चुनौती ना हो। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि
विवाह गुण देखें या बड़ा पैकेज, इसका उत्तर निसंदेह है कि गुण देखा जाए। दिल का रिश्ता अच्छे गुणों से ही मधुर और संतोषजनक बन पाता है। गुण हो तो पर्याप्त धन कमाए भी जा सकता है। और एक श्रोता भी लिख रहे हैं कि देखा जाए तो परिवार वाले भी ये देखते हैं कि जैसे ही बायोडाटा आता है तो देखते हैं कि पैकेज कितना है और उसके बाद पूरे घर की जानकारी ली जाती है। तो ये बात मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, लड़का भले ही कम पैसे कमाता हो लेकिन उसमें अच्छे गुण होंगे तो जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। वक्त हो चला है ब्रेक का। हाँ, छोटा सा अंतराल, हमारे श्रोताओं से दूर जाने का मन ही नहीं करता ना, लेकिन छोटा सा एक अंतराल हम ले रहे हैं श्रोता लोग और फिर से लौटते हैं। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ सोनाली, चले तो फिर घूमने निकले। हाँ, बहुत भारी भरकम बातें हो चुकी है, है ना। अब थोड़ा सा हल्का मूड किया जाए, है ना। हल्का मूड किया जाए और सिंधुदुर्ग चलते हैं। हाँ ठीक है। तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। ये जिला अपने सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों, विश्व प्रसिद्ध हापुस आम, काजू, जामुन जैसे फलों और हरे भरे जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अरे वाह, तो आज हम इस जगह की सैर कर रहे हैं श्रोताओं। देखिए, सिंधुदुर्ग से ही नजदीक सावंतवाड़ी शहर है जो लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौनों ने सिंधुदुर्ग को एक अनूठी पहचान भी दिलाई है। अब जैसे हम प्लास्टिक की बातें करते हैं ना, तो ये लकड़ी के खिलौने बच्चों को लाकर देना चाहिए। यानी जो स्थानीय जो कलाकार हैं, उनकी कला भी बढ़ेगी, है ना। उन्हें भी उनका फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, उन्हें भी आर्थिक उनको पैसा मिलता है और उनकी जिंदगी भी चल पाती है। तो जो हमारे लोक कलाकार हैं, उनका भी भरपूर समर्थन हमें करना चाहिए। और पर यहाँ पर स्थित सिंधुदुर्ग किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। ये किला 48 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया था और अरब सागर पर स्थित ये किला अपनी मजबूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही यहाँ पर स्थित है सरजेकोर किला, एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण किला है और मराठा काल के दौरान निर्मित ये किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहाँ से अरब सागर का है। हाँ, मनोरम दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है जी। और अगर हम अब सिंधुदुर्ग जाना कैसे है, तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग से आप सिंधुदुर्ग जा सकते हैं। यानी आसानी से जा सकते हैं वहां तक, ज्यादा दुर्गम रास्ता नहीं है। और वायु मार्ग से अगर आप सिंधुदुर्ग जाना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे नजदीक हवाई अड्डा गोवा का डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी आपको गोवा जाना पड़ेगा और गोवा से फिर आपको वहां से बाई रोड जाना पड़ेगा। तो यहाँ जाने का जो समय है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा समय माना गया है। तब यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना होता है और यहाँ के जो समुद्र तट है वहाँ पर आप जल क्रीड़ा यानी वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी लिया जा सकता है। और बताइए क्या क्या। और वहाँ के आसपास के जो स्थल है वो तारकर्ली बीच है, मालवण बीच है, निवाती बीच पर शांत समुद्र है। यहाँ पर आप डॉल्फिन देखने भी जा सकते हैं। अरे वाह। और बोट के माध्यम से समुद्री सफारी भी की जा सकती है। भाई, डॉल्फिन को देखने का मुझे बहुत मजा आता है सचमुच। और इतना सुंदर वो दृश्य लगता है ना मंदाकिनी जी कि ऐसा लगता है कि बस ये देखते रहो। वैसे तो समुद्र किनारे पे एक अलग ही सुकून की अनुभूति मिलती है ना, लेकिन इस तरह के जो प्राकृतिक नजारे हैं और जीव जंतु जब दिखते हैं तो और भी आनंद आता है और बच्चों को बड़ा मजा आता है। बच्चों को डॉल्फिन से बहुत प्यार होता है ना। तो और डॉल्फिन भी जो है बच्चों की और लपकती है, उन्हें भी पता होता है कि ये बाबू जो खड़ा है या खड़ी है ये मुझे निहार रहा है जी। और इसके अलावा वहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं? यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है गणपति पुले, रामेश्वर मंदिर, भराड़ी देवी मंदिर। अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो स्थानीय भोजन है वो एक मांसाहारी भोजन माना गया है और साथ ही शाकाहारी भोजन भी खाते हैं। समुद्र किनारे है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मांसाहारी भोजन को ज्यादा, शाकाहारी भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बनता है क्योंकि कुछ लोग शाकाहारी हैं तो वो लोग शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, जिसमें घावन है, जो
चावल के आटे से बनता है। अच्छा। फिर सोल कड़ी है जो नारियल से बनती है, और काजू की करी भी है। काजू करी और कटहल की सब्जी। क्या बात है, मेरी पसंदीदा सब्जी। कभी किसी कार्यक्रम में मुझसे जब तुम पूछोगी ना सोनाली कि आपकी पसंद की सब्जी कौन सी है, तो मैं यही कटहल याद दिलाऊंगी तुम्हें। तो पक्का अगर मैं जब भी कटहल की सब्जी बनाऊंगी तो आपके लिए जरूर लेकर क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और अब क्या करें? एक हमारे श्रोताओं का एक मैसेज है, हाँ? ऐसे एक मैसेज पढ़ते हैं कि सिंधुदुर्ग पारंपरिक कोंकणी जीवन का एक शानदार उदाहरण है। स्थानीय संस्कृति कोंकणी बोलियों, पारंपरिक संगीत और लोक नृत्यों के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती है। नारेली पूर्णिमा और शिम गायने, होली जैसे त्योहार स्थानीय लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। कोली समुदाय और उनके पारंपरिक नृत्य सिंधुदुर्ग की सांस्कृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दशावतार जैसे लोक नाटक, कोंकणी लोकगीत और धार्मिक उत्सव जिले की सांस्कृतिक समृद्धि को और भी उजागर करते हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सिंधुदुर्ग जिले का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरतापूर्ण विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिले का नाम सिंधुदुर्ग कैसे लिया गया है, जो किले से लिया गया है, जो शिवाजी महाराज द्वारा 1664 में बनवाया गया था। एक शानदार समुद्री किला है जो उसके असाधारण रणनीतिक और स्थापत्य कौशल्य को दर्शाता है। शिवाजी महाराज ने क्षेत्र के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए विजयदुर्ग, भवंतगढ़ और अन्य किलों का भी निर्माण किया था। ये किले इतिहास के शौकीनों को आकर्षित करते रहते हैं। इसके अलावा जिले में कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो इसकी समृद्ध विरासत की झलक पेश करती है। बहुत शानदार, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी हमें दी है और लगता है कि हमें फटाफट वहां पहुंच जाना चाहिए। धरती पर धूम मचा रहा है। हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। ला 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 ला, झूठा ही सही। प्यार के लिए सभी कोई भूखे होते हैं ना। बिल्कुल, पल भर के प्यार के लिए। हाँ। कि पल भर के लिए हमें कोई झूठा ही प्यार कर ले। हाँ? तो प्यार में वो शक्ति होती है ना। हाँ, वो ताकत होती है जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि किसी भी वर वधु में गुण देखने चाहिए या मोटी रकम देखनी चाहिए। तो जो गुण है, अगर प्यार का गुण है तो उसकी ताकत कितनी होती है आप इस गाने से समझ सकते हैं। और हर किसी में नहीं कहूंगी, कुछ लोगों में अवगुण भी होते हैं ना बहुत सारे। हाँ। वो एक होता है थूकने का अवगुण। ओह, तुम भी क्या प्यार की बात चल रही है और प्यार को थूकने से कहाँ जोड़ा है तुमने भी? नहीं, प्यार गुण वाला था तो अवगुण की बात चलती है तो अवगुण की भी बात होना चाहिए ना, है ना। सिक्के के 2 पहलू है। भाई यानी सुनते से ही घिन आई ना। हाँ, बुरा विषय है ये ना, कि क्या हमें थूकना चाहिए, है ना। थूकने की जो गंदी आदत है लोगों में, पर कितनी बुरी है, कितनी तकलीफ होती है ना। मंदाकिनी जी, जब हम रास्ते से चलते हैं, देखते हैं, हमारे श्रोताओं ने इतने भर के कमेंट्स लिखे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे कुछ कहना है। सरकारी दफ्तर, कचहरी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कें, सब जगह पीक चित्रकारी के दर्शन आसानी से सुलभ हो जाते हैं। किसी विदेशी को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम भारतीयों को ये चित्रकारी जीवन का बिल्कुल सहज अंग लगती है। यहाँ तक कि व्यक्ति के कपड़ों पर पीक के छींटे भी उसके पीक चित्रकार होने के संकेत देते हैं। कार बाइक चलाते हुए यदि अगली बस की खिड़की से किसी पीकते व्यक्ति की छींटे आप पर भी आ जाते हैं तो जनाब संस्कृति के लिए थोड़ा सहन करना सीखिए। सही लिखा कुछ लोग चलती कार का दरवाजा खोलकर थूकते हुए अपने थूकने के हुनर का शानदार साथ है। उस वक्त भी रिक्शे वाला भैया जो होता है, वो इतनी बार थूकता है कि बार बार बोलते सकता है, डर भी लगता है कि ये जोर से चला के हमें गिरा ना दे, ये ना करे, नाराज ना हो जाए।
ये जो थूकने का गुण है उसका उन्होंने जिक्र करा कि ये है हमारे यहाँ कि किस तरह से लोग थूकते हैं और उसको हमने कितना सहज में ले लिया, कितना सहजता से लिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहाँ पे लिखा होता है थूकना मना है, वहाँ लिखने से पहले थूकते होंगे, इसलिए लोगों को वहाँ थूकने की आदत पड़ी होती है जो आसानी से नहीं बदलती। आम भारतीय अपने घर से बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थान को गंदा करने में कई बार बिल्कुल नहीं झिझकते और स्वच्छ भारत के लिए सरकारी अमलों के साथ जनता को अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। बड़े अफसोस की बात है कि सार्वजनिक स्थानों पर ये लिखना पड़ता है कि कृपया यहाँ ना थूके, गुटखा और पान मसाला तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। हमारे साथी ने लिखा है। सोनाली, पता है कई बार क्या होता है कि यहाँ ना थूके का ना हटा दिया जाता है, कई बार ऐसे भी लोग हैं उस पे थूक से लाल कर दिया जाता है ना? हाँ। और लिखा होता है कि यहाँ थूके। हाँ। तो इस तरह की भी कारगुजारियां की जाती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि घर के लोग या बाहर के लोग बार बार थूकने की आदत वॉश बेसिन तक तो ठीक है, पर कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि कहीं भी थूक देते हैं, सीढ़ियों के किनारे, पब्लिक प्लेस में, बेंच के पास। एक बार भी नहीं समझते कि किसी को क्या तकलीफ होती होगी। आजकल पान मसाला खाकर जगह जगह थूका जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इससे कैसे निजात मिले समझ नहीं आता। कभी कभी छोटे बच्चे, किशोर बच्चे भी अचानक बहुत थूकने लगते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। पहले तो उन पर ध्यान दें और पूछे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कहा जाता है कि पेट में कीड़ा हो तो भी बच्चे ज्यादा थूकते हैं। मुझे कुछ कहना है थूकने की गंदी आदत, यह आदत से तो बेहद ही गंदी है। लोग सड़कों पर पान की थूक, घर पर पान की थूक, दीवारों पर पान की थूक। आप नहीं जानते इससे आपकी सेहत और दूसरों की सेहत को भी कितना नुकसान होता है। आपने सड़क पर थूका, वहीं हवा किसी के मुंह पर गई तो यह हम नहीं जानते, हम अपना तो नुकसान करते हैं, साथ में दूसरों का भी नुकसान करते हैं। इसलिए पब्लिक प्लेस पर कभी भी थूकना नहीं चाहिए। अगर आपको थूकना ही है तो अपने घर पर कीजिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बोर्ड पर लिखा होने के बावजूद भी यहाँ थूकना मना है, वहीं पर थूकेंगे और पब्लिक वॉशरूम इसी के कारण गंदे होते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम थूकते हैं तो उसके साथ हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणु भी वायुमंडल में आ जाते हैं और उसके आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। इस तरह सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से टीबी जैसे घातक रोग भी फैल रहे हैं, जिससे थूकने को लेकर सावधानी की जरूरत है। नहीं तो हम कितना भी झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि थूकने वालों की संख्या झाड़ू लगाने वालों से ज्यादा है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। एक लिखते हैं कि हमारे शहर में लोग थूकने से बाज नहीं आते। सोचने की बात है कि हमारा जो शहर है स्वच्छता में आगे होने के बाद भी वहाँ के लोग अपने आप को नहीं सुधारते। चलती गाड़ी में थूकते हैं, किसी के ऊपर थूक रहे हैं, ये भी समझ नहीं आता। सफाई कर्मचारी का भी नहीं सोचते कि ये सफाई उनके कारण है जो पूरे समय कचरा झाड़ू लगाते हैं। कम से कम सहयोग तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी बात नहीं है सोनाली। वाकई जो हमारा पहला संदेश था उसमें कहा गया कि हमने इसको कितना आत्मसात कर लिया है। थूकने को हमारी एक दैनिक दिनचर्या में हमने शामिल कर लिया है, जो हम सभी के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकती है। तो अब अगर हमने गीत नहीं सुनाया तो हमारे श्रोता हिंदी धारावाहिक, भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं, तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए। और मैं ऐसी ही कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी 6 मार्च को इनसे मिलिए कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। हाँ, तो हमारे श्रोता और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं को बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या? हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे शिकायत है उन लोगों से जो दोपहिया वाहन या कार के अंदर से बाहर सड़क पर थूकते हैं। चलती गाड़ी से थूकने पर पीछे आने वाले पर पूरे छींटे पड़ते हैं और सड़क पर गंदगी फैलती है। उन्हें चाहिए कि सड़क के किनारे होकर पीकदान में ही थूके। और एक श्रोता लिखते हैं कि जगह जगह थूकने की आदत पान, तंबाकू सेवन करने वालों की होती ही है, इसलिए इससे बचना चाहिए। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं, थूक से लाल हुई दीवारें, सड़कें बहुत सामान्य बात है। कई बार सामान्य पीक, कभी कभी पान, गुटखा, सुपारी खाकर थूकी गई पीक दीवारों और भवनों की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन ये सिर्फ दीवारों, सड़कों तक ही सीमित है। नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और ये लिखते हैं कि थूक से लाल हुई दीवारें और सड़कें दिखाई देना बहुत सामान्य बात है। पान, गुटखा, सुपारी खाकर थूकी गई दीवारें और सार्वजनिक भवनों के साथ ऐतिहासिक इमारतें भी इससे अछूती नहीं है। अनेकों पर्यटक जहाँ हमारी धरोहरों को देखने आते
खाते हैं वहीं थूक कर उनमें गंदा भी कर देते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अधिकतर पीकदान और कचरा पात्र रखे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते, इन दीवारों पर थूकते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मैंने सफर में बहुत सी महिलाओं को देखा जो लाल मंजन करते हुए कहीं भी थूक देती हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए हमें ऐसी जगह पर थूकने से परहेज करना चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई जब हम पान खाकर निकले तो पीकदान साथ लेकर चलेंगे नहीं, और थूकने पर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है, वे जुर्माना भी भर देंगे। लेकिन आदत, वाह भाई वाह, यही तो है। जी हाँ, जब शौक पाली लिया तो पाली है। हालांकि मद्य और तंबाकू निषेध दिवस के साथ ही एक पृथक सरकारी विभाग भी है। यह तो शुक्र है कि कोरोना काल में कुछ कमी इस कार्य के प्रति आई थी, किंतु अब भले ही किसी को टीबी भी क्यों ना हो जाए, भला बुरी आदतों के गुलाम कब इससे बाज आएंगे। ये सोचना चाहिए कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि सामने वाला जो निर्दोष व्यक्ति है वो भी इसकी चपेट में आ जाए। ये तो गंदी आदत है, इसे तो आज से ही बाय बाय कर देना चाहिए ना। बिल्कुल कर ही देना चाहिए था, कर क्या देना चाहिए, यानी अभी नहीं किया है आदत तो, है। जी। और हर कोई परेशान है। देख लीजिए हमारे श्रोताओं के जो संदेश आ रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि वो सब भी इन बातों से दो चार हुए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार बस के सफर के दौरान एक सज्जन जी बगल में बैठे हुए थे, गुटखा खैनी चबाए जा रहे थे, तभी उनको थूकने की सूझी और बार बार खिड़की की ओर लपकने लगे। अपने पास आसपास के यात्रियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कुछ पल के लिए अपनी इस ओछी हरकत को जारी रखा, पर जब बाकी लोगों ने ऐतराज किया तो बस की सीट खिड़की के बिल्कुल पास बैठकर उसी हरकत को अंजाम देते रहे। मगर विरोध होने पर भी उन्होंने ये सब बंद नहीं किया। कुछ लोग अपनी ऐसी वाहियात आदतों से बाज नहीं आते, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने से भी बचते हैं। इजाजत ले लेना चाहिए। हाँ, समय कह रहा है कि अब आगे हम इजाजत नहीं देंगे आपको बोलने की। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सहेली